तो जिन बच्चों का जो भी बैकलॉग होगा वो इन 4 दिनों में आप कवर कर लेंगे। तो फ्रिक्शन में हम लोगों ने बच्चों पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हों और उनमें रिलेटिव मोशन हो रहा हो, रिलेटिव स्लिपिंग हो रही हो या रिलेटिव स्लिपिंग की टेंडेंसी हो, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन लगता है, एक फोर्स लगता है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, जो उस रिलेटिव मोशन का अपोज करता है या उसकी टेंडेंसी का अपोज करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रिक्शन कब लगता है, तो हमने आपसे कहा था कि आप ये बताओगे कि सर फ्रिक्शन तब लगता है जब सरफेस में या तो रिलेटिव मोशन शुरू हो चुका हो या रिलेटिव मोशन की क्या हो, टेंडेंसी। अगर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं होगी तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन जरूरत पड़ने पर ही लगता है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है तो ये गलत स्टेटमेंट माना जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता। किसका अपोज करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। किसका अपोज करता है? इसके बाद हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। जब तक दो सरफेस में आपस में स्लिपिंग की शुरुआत नहीं हो जाती, जब तक दो सरफेस एक दूसरे के रिलेटिव में स्लिप नहीं कर जाते, स्लिपिंग नहीं हो रही पर टेंडेंसी है स्लिपिंग की, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? लेकिन अगर स्लिपिंग की शुरुआत हो जाए तो जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग की चाहत तो हो पर स्लिपिंग की शुरुआत न हुई हो, उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक होता है। लेकिन अगर दो सरफेस एक दूसरे के रिलेटिव में स्लिप करना शुरू कर दें तो जो फ्रिक्शन लगता है वो क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्या इस लाइन का मतलब समझाओगे? सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब जितने की जरूरत होती है उतना ही लगता है। अगर आप जरूरत नहीं है तो नहीं लगेगा, अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, अपनी डायरेक्शन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, फिक्स नहीं होता। तो क्या आप बता सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम रेंज, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 से लेकर म्यूएस एन के बीच में होता है। मिनिमम वैल्यू 0 होती है, म्यूएस एन मैक्सिमम होती है। एन क्या है? एन उन दो सरफेस के बीच में लगने वाला नॉर्मल है जिन दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की बात हो रही है। यह है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे क्या कहते हैं बेटा? बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों बेटा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अधिक से अधिक फ्रिक्शन इतना लग सकता है, लेकिन 0 से लेकर इसके बीच में फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा लग तो इतना सकता है पर लगेगा उतना ही जितने की जरूरत होगी। इस पे हमने 1-2 कैलकुलेशन भी किए थे कि किस तरह से हम कहा। और म्यूएस जो है ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जब तक आप मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं लाएंगे तब तक म्यूएस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए एक सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल। फिर आज थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं आपको अच्छे वाले सवाल नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि जब दोनों बातें पढ़ा दूंगा तभी हम अच्छे सवाल करेंगे। एक फोर्स बेटा हमने लगाया बॉडी पर, और ये 40√2 न्यूटन लगाया, और ये एंगल 45 डिग्री है। ये मास 20 किलोग्राम है, और म्यूएस की वैल्यू है 0.5। फाइंड आउट नंबर 1 एक्सेलरेशन, नंबर 2 फ्रिक्शन, नंबर 3 कांटेक्ट फोर्स ऑन या बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड।
आपको 1 मिनट का समय दूंगा मैं सोचने के लिए। आप सोचिए, जी की वैल्यू 10 ले लीजिएगा। नॉर्मल रिएक्शन सावधानी पूर्वक निकालिएगा। तो इस क्वेश्चन को बेटा अगर देखेंगे तो देखो, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट कर रहे हैं हम। ये होगा 40√2 cos 45, cos 45 1/√2 है, ये 40 आएगा। ये 40√2 2 कंपोनेंट करेंगे, sin 45 1/√2 है, ये भी 40 आएगा। ये रिएक्शन n लगेगा, ये mg लगेगा 20g। और ये फ्रिक्शन लग रहा है इस तरह से, क्योंकि ये वाला फोर्स इसे आगे खींचने का प्रयास करेगा बेटा, तो इसकी जो टेंडेंसी होगी वो आगे जाने की होगी, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ठीक है, अब सबसे पहले नॉर्मल ध्यान से निकालना होता है। तो n ऊपर लग रहा है और एक 40 ऊपर लग रहा है, देखो ये वाला 40 साइन थीटा वाला कंपोनेंट, और नीचे लग रहा है 20g मतलब 200, तो n बराबर आ जाएगा 160। नॉर्मल पहले सही से निकालना, नॉर्मल में गलती नहीं करनी। ठीक है, आधे बच्चे डायरेक्टली n बराबर mg लिख देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा n बराबर mg। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला जाता है। फिर लिमिटिंग का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ्रिक्शन लग सकता है। लिमिटिंग निकालना हमेशा है, लगाना कभी नहीं है, ध्यान रखना, मेरे शब्दों को मार्क कर लीजिए। लिमिटिंग निकालना हमेशा है, लगाना कभी नहीं है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यूएस है, म्यूएस है 0.5, n है 160, 16×5 80 न्यूटन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 80 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। फिर सुनो ध्यान से, ज़्यादा से ज़्यादा 80 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, अब मुझे बताओ फोर्स घसीट कितना रहा है, 40, तो ज़रूरत कितने की होगी, 80 लगेगा कि 40 लगेगा? 80 तो नहीं लगाओगे ना। ये सिर्फ चेक करने के लिए था कि मोशन होगा कि नहीं होगा। क्या लगता है, मोशन हो जाएगा? मोशन तब होता है जब ये वाला फोर्स 80 से बड़ा होता है, 80 तक मोशन नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को 80 न्यूटन तक बढ़ा सकता है। बात समझ रहे हो? तो मुझे एक एक आंसर बताओ। एक्सेलेरेशन कितना होगा? एक्सेलेरेशन 0 होगा, बॉडी स्लिप नहीं करेगी। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा?
स्टैटिक की काइनेटिक कितना लगेगा? 80 की 40? 40 लगे। ये फ्रिक्शन हो गया, ये एक्सेलेरेशन हो गया। अब कुछ याद है कांटेक्ट फोर्स के बारे में? कल बताया था क्या क्या लगता है कांटेक्ट फोर्स। एक नॉर्मल लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक फ्रिक्शन ऐसे लगता है। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, क्या उसी को कांटेक्ट फोर्स कहते थे? तो 90 डिग्री पे बताओ रिजल्टेंट कितना होता है? तो R बराबर √n² प्लस, तो इसका आंसर आएगा, नॉर्मल है 160 और फ्रिक्शन है 40। ये हमारा कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। कांटेक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। ये √n² प्लस FR² कैसे आ रहा है बता चुका हूँ। 90 डिग्री का एंगल है, पैरेललोग्राम लॉ लगाया है, cos 90 0 होता है। डन बेटा। अब देखिए थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में समझते हैं, फिर कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे एक साथ। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए क्या है। हम लोगों ने कल चर्चा करी थी कि जब दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग की शुरुआत हो जाती है, जब स्लिपिंग होने लगता है, जैसे मेरे हाथ ये स्लिप कर रहे हैं, कि काइनेटिक लग रहा होगा। मेरा हाथ बोर्ड पे स्लिप कर रहा है, काइनेटिक लग रहा है। आप समझ रहे हैं ना? तो व्हेन स्लिपिंग, बेटा जब स्लिपिंग या रिलेटिव मोशन लिख लो, व्हेन स्लिपिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट surfaces starts, then friction acting is called काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बेटा दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग शुरू हो जाती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसको बोलते हैं। तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे काइनेटिक बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है बेटा,
काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मैं समझाता हूं बेटा, जैसे देखो एक बॉडी ग्राउंड पे रखी है, मान लो ये बॉडी ग्राउंड पे रखी है बेटा, इस बॉडी पे कोई ऐसे फोर्स लगा रहा है F। मान लो एक समय बेटा तुम्हारी नजर बॉडी पे जब पड़ी, बहुत ध्यान देना है, बहुत अजीब सा सब डायग्राम बनाने वाला हूं, तो बॉडी की वेलोसिटी इधर की तरफ थी, बाईं तरफ। बॉडी की वेलोसिटी बाईं तरफ थी, 5 मीटर पर सेकेंड बॉडी बाईं तरफ जा रही थी, रफ सरफेस थी। लेकिन एक आदमी घसीट रहा था इधर, तो पहले तो आपके मन में ये विचार आएगा कि सर उधर घसीट रहा है तो बॉडी इधर कैसे जा रही है। ये आपको एक क्षण की फोटो दिखाई गई है, इसके पहले क्या था बाद में क्या क्या फर्क पड़ता है। ये तो वही बात होगी जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक बॉल को एक आदमी ने ऊपर उछाला और तुम्हें तब दिखाया गया जब आदमी बॉल उछाल चुका था। अब तुम्हारी नजर बॉल पे गई, तुमने उछालते हुए नहीं देखा, अब तुमने कहा सर ये ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, बॉल ऊपर कैसे जा रही। अब आप उसका पास्ट तो जानते नहीं हो, किसी ने फेंका उस बॉल को, इसलिए आप उस इतनी हेडेक मत लो। तो आप ये मत सोचो, अगर उन्होंने कहा कि एक क्षण ऐसी है जब बॉडी इधर जा रही है पर एक आदमी फोर्स इधर लगा रहा है, तो अब ये मत सोचो कि ये उधर कैसे जा रही है। हो सकता है कोई उधर धक्का दे रहा था, जब आप देखने आए तो वो हटा के चला गया, बोला अब मैं घर जा रहा हूं। अब ये धीरे धीरे रुक जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये तुम्हारी हेडेक नहीं कि उधर, अगर उन्होंने कह दिया तो मतलब जा रही, ठीक है ना। अगर गिवन है, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया, बहुत से बच्चों को लगता है कि कोई भी फ्रिक्शन हो फोर्स के अपोजिट लगा दो। काइनेटिक फ्रिक्शन में ध्यान रखना, फोर्स से नहीं देखते। काइनेटिक फ्रिक्शन में रिलेटिव मोशन देखा जाता है, वेलोसिटी देखी जाती है। पहले तो आपको यह डिसाइड करना होता है फ्रिक्शन लग कौन सा रहा है, स्टैटिक की काइनेटिक। तो ग्राउंड जो है, ग्राउंड वो रेस्ट पे, ग्राउंड रेस्ट पे है और बॉडी जो है उस पे स्लिप कर रहा है। बॉडी जो है वो स्लिप कर रही है। एक सेकंड साहिल सर का फोन। जी सर। अच्छा कहा है कि एकदम राइट टाइम स्लैश, कोई भी लेट ना हो। अरे सर ने कहा कि डॉट 12 बजे छोड़ दिया, मैंने कहा सर आप आओगे 12:15 तक छोड़ दूंगा, डोंट वरी। आइए तो अरे हमारी कुछ पर्सनल बात थी, हम क्यों बताएं तुम्हें। चलिए बेटा बात समझो, बात समझो। तो हम ये कह रहे थे कि अगर इस बॉडी के पास बेटा इधर की तरफ वेलोसिटी है तो ये ग्राउंड के ऊपर बताओ स्लिप कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, स्लिप कर रहा होगा। ये तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहाँ, काइनेटिक लग रहा होगा। और काइनेटिक जो लगता है ना वो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो ग्राउंड के रिलेटिव में बॉडी किधर जा रही है, ऐसे बोलो, ग्राउंड के रिलेटिव में वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स की ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो बहुत से बच्चों को मैंने कहते हुए देखा कि फ्रिक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट लगता है। कोई ऐसा नियम नहीं है जो ये हमेशा बोलता हो फोर्स के अपोजिट ही लगेगा। ज्यादातर केस में ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन दे दी जाए तो यहां पर वेलोसिटी इधर है पर फोर्स कोई आदमी, मान लो बॉडी उधर जा रही है, हम रोक रहे हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं रुक रही है, तो उस केस में फ्रिक्शन भी इधर लग रहा होगा, आपका फोर्स भी इधर लग रहा होगा, है ना। तो
सिंपल सी बात है कि अगर वेलोसिटी गिवन है बच्चों, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो रिलेटिव मोशन को देखकर लगाया जाता है। एक सरफेस के रिलेटिव में अगर दूसरी बॉडी इधर जाना चाहेगी, जा रही है, तो काइनेटिक इधर लगेगा, इधर जा रही है तो काइनेटिक इधर लगेगा। रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी गिवन है तो फोर्स का कोई रोल नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन में फोर्स देख करके थोड़ा दिमाग लगाना होता है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लो एक बॉडी, बेटा ध्यान देना, एक बॉडी ये है बॉडी ए और एक बॉडी ये है बॉडी बी। इस बॉडी की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और इस बॉडी की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। फोर्स कुछ भी लगा दो, मान लो इस पे फोर्स हमने F1 लगा दिया, इस पे F2 लगा दिया। अब आप ये सोचने में अपना दिमाग खर्च मत करना कि ये इधर कैसे जा रहा है। आप ऐसे सोचो कि ये एक फोटो है, फोटो एक मोमेंट की कहानी है, उसके पास्ट और फ्यूचर की कहानी नहीं दी गई आपको। हो सकता है इससे पहले 1000 फोर्स और लग रहे थे, 10 मिनट तक हमने वो फोर्स लगाए और 11वें मिनट में तुम जब पहुंचे तो वो फोर्स हटा दिए गए थे। उन फोर्सेस के कारण इन ब्लॉक्स को वेलोसिटी मिली होगी। तो हमारा हेडेक थोड़े ना है, आप इस बात को समझिए। तो अगर मुझसे मैंने देखा कि इसकी वेलोसिटी 2 है, इसकी 4 है, ग्राउंड की 0 है, तो ग्राउंड और इन दोनों के बीच में क्या स्लिपिंग हो रही होगी? अरे हो रही होगी कि नहीं हो रही? अच्छा, ये कैसे पता चलता कि स्लिपिंग हो रही है? अबे 2 लोग संपर्क में हैं, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, तो स्लिपिंग नहीं हो जाएगी? अगर मेरे ये दोनों हाथ साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ, तो बताओ दोनों हाथों की वेलोसिटी सेम है कि नहीं? लेकिन अगर मेरा राइट हैंड ज्यादा रफ्तार से चलेगा तो ऐसे नहीं निकल जाएगा। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? तो अगर 2 बॉडी कांटेक्ट में है और उनकी वेलोसिटी अलग अलग है तो डेफिनेटली देयर इज सम स्लिपिंग, बेटा, है ना? तो अब मुझे बताओ, ग्राउंड के रिलेटिव में ये वाली बॉडी आगे स्लिप कर रही कि पीछे? ग्राउंड के रिलेटिव में आगे जा रही है। तो ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगी? कौन सा वाला फ्रिक्शन लगाएगी, स्टैटिक की काइनेटिक? Fk1 बोल देता हूं मैं इसको, और ग्राउंड पर ऐसे लग जाएगा Fk1, एक्शन रिएक्शन। तो ग्राउंड के रिलेटिव में Fk इधर लग रहा है, ठीक ठीक भैया। अब देखो A और B को देखती है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच में यहां भी रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, आपस में भी हो रहा होगा। मुझे बताओ तेज कौन भाग रहा है? A। धीमा कौन भाग रहा है? तो मुझे बताओ A आगे निकल जाएगा कि B आगे निकल जाएगा? देखना क्या ऐसा होगा, देखना जरा, ये नीचे वाला B है, ऊपर वाला A है, क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, ये होगा क्या? ये ज्यादा तो इसकी है ना, क्या यही होगा ना? यानी नीचे वाली बॉडी ऊपर वाले के रिलेटिव में आगे निकल रही है, या ऊपर वाले के रिलेटिव में नीचे वाले के रिलेटिव में ऊपर वाला पीछे जा रहा है। इसके रिलेटिव में, बी के रिलेटिव में भी ए कहां जा रहा है? आगे। तो बी भी ए पे कैसे फ्रिक्शन लगाएगा? पीछे, Fk2, और बी पे खुद कैसे लगेगा? Fk2 ऐसे। अच्छा मेरी बात ध्यान देना, फ्रिक्शन जो लगता है एग्जैक्टली सरफेस पे लगता है। मैं थोड़ा सा अंदर दिखाता हूं, आप भी ऐसे आदत डालिए, हल्का सा अंदर दिखाना, हल्का सा अंदर, इसलिए इससे आपको अंदाजा रहेगा कि कौन सा वाला फ्रिक्शन किस बॉडी पर लग रहा है। तो जो ये वाला फ्रिक्शन है वो बॉडी बी पे लग रहा है, और जो नीचे वाला है वो बॉडी ए पे लग रहा है। लगता यहां अंदर नहीं लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सरफेस पे ही लगेगा, लेकिन हल्का। अब बीच में भी मत दिखा देना कि खुद ही कंफ्यूज हो गया कि इसका था कि उसका था, ठीक है ना? तो सरफेस के करीब दिखाना है, जिस बॉडी पर दिखाओ उस सरफेस के थोड़ा सा अंदर दिखा दो, ताकि तुम डिफरेंशिएट कर सको। अगर तुमने मान लो ऐसे दिखा दिया कि भैया बॉडी पे इधर लग रहा है, ग्राउंड पे इधर लग रहा है, अब तुम पहचान नहीं पा रहे हो कौन सा बॉडी का कौन सा ग्राउंड का। लग तो सरफेस पे ही दोनों रहे, बॉडी पे इधर लग रहा है मान लो, ग्राउंड पे इधर लग रहा है, आप कहाँ पहचानोगे? इसलिए थोड़ा सा अंदर करके बनाओगे तो समस्या नहीं होगी कि बॉडी पे सर ऐसे और ग्राउंड पे सर ऐसे, इससे डिफरेंशिएट कर लोगे कि ये वाला बॉडी का, ये वाला ग्राउंड का है ना? तो आपको मैं ये वाला जो मैंने सेंटेंस लिखा है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज एट अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी, उस कथन को मैं आपको समझा रहा हूं, इस स्टेटमेंट को एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन है
वो बेटा आपको फोर्स से नहीं डिसाइड करनी है, वो वेलोसिटी को देखकर रिलेटिव वेलोसिटी से डिसाइड करनी है। रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी ना बोलना कि वेलोसिटी के, देखो बहुत से बच्चे बोलते, ये सब गलत सलत स्टेटमेंट बोलते रहते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से बच्चे कंक्लूड कर लेते हैं। वही हुआ ना कि एक थप्पड़ मारी किसी को तो मुस्कुराते हुए देख लिया या रोते हुए देख लिया तो कंक्लूजन बना लिया, एक थप्पड़ में लोग रो देते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो संसार में कि 2 थप्पड़ खाने के बाद भी मुस्कुराते रहे, है कि नहीं? तो कोई छोटे मोटे कंक्लूजन नहीं बनाने, देख रहे हो लोग बड़ी जल्दी रिलेट कर लेते हैं रियल लाइफ की बातें। तो देखो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, तो देखो ऊपर वाली बॉडी में सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सॉरी, ऊपर वाले की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इधर है, फ्रिक्शन भी उधर ही लग रहा है। कोई जरूरी नहीं कि वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी लग सकता है। किसके अपोजिट लगता है? रिलेटिव वेलोसिटी। जब तुम नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले को देखोगे तो ये तेजी से, तो इसके रिस्पेक्ट में कहां जाएगा? पीछे, तो उसके अपोजिट फ्रिक्शन आगे लग रहा है। तो इसलिए जो मैं लिख रहा हूं वही याद रखे, जो नहीं लिख रहा हूं उस तरह का कोई कंक्लूजन अपने मन में ना बनाए, ठीक? जैसे एक सवाल और, मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी को हम ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी देके फेंक, फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन है, फिक्स्ड, ये बॉडी को मैंने ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो कर दिया, मैंने कहा जा। तो ये बताओ क्या mg sin थीटा इधर लगता है? अब अगर आप फोर्स से देखोगे तो कंफ्यूज जाओगे। पहले आप ये देखो कि ये बॉडी प्लेन रुका हुआ है, बॉडी ऊपर जा रही है, क्या ये बॉडी इस इंक्लाइंड प्लेन पर फिसल रही होगी? अरे हाँ या ना? अबे वेलोसिटी दी है तो फिसल नहीं रही होगी। तो बॉडी के और प्लेन के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक लग रहा होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ ऊपर लग रहा होगा कि नीचे? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? नीचे की तरफ लगेगा, चूंकि प्लेन के रिलेटिव में ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। तो इसका अगर मुझसे पूछे कि बताओ इसका रिटार्डेशन कितना होगा, तो दोनों फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, Fk और mg sin थीटा दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा फोर्स। और इस फोर्स को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो ये बॉडी का रिटार्डेशन आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो छोटी छोटी बातें बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ता कि mg sin थीटा इधर है तो फ्रिक्शन उधर लगेगा, ना ना ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है ना बेटा। काइनेटिक फ्रिक्शन में तो तुमने देख लिया ना कि सरफेस के रिलेटिव में बॉडी स्लिप कर रही है, तो स्टैटिक नहीं लगेगा, काइनेटिक लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है, और इंक्लाइंड प्लेन के रिलेटिव में बॉडी का मोशन अपवर्ड हो रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा। आई होप काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि फोर्स का रोल नहीं है उसमें वेलोसिटी का रोल ज्यादा है, ठीक है? इतनी बातें बनाओ, फटाक से आगे बढ़ो।
हाँ भाई बना लिया। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में एक दो बातें और। रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है, इट ऑलवेज एक्ट्स एट इट्स पीक वैल्यू। हमेशा पीक वैल्यू पर लगता है बेटा। मतलब ऐसा नहीं होता स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह कि कम लगेगा, कम की जरूरत है, ज़्यादा है तो ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं है। इसका फिक्स फॉर्मूला होता है, लगेगा तो इतना ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, कम ज़्यादा नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ही खतरनाक फोर्स है, उसके सवाल सबसे टफ होते हैं क्योंकि उसमें पता ही नहीं होता कितना लगेगा, ज़रूरत के हिसाब से लगता है, अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहता है। ये कहता नहीं मैं लगता हूँ तो इतना लगता हूँ, मैं नहीं लगता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, म्यू के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और म्यू के जो होता है ये छोटा होता है म्यू एस। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है किसी गिवन सरफेसेस पे। म्यू के भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल के या फ्रिक्शन के चेंज होने से म्यू के में चेंज नहीं आएगा। जब तक मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, फिजिकल जो रफनेस होगी वो चेंज नहीं होगी या मटेरियल चेंज नहीं होगा, तब तक यहाँ पर म्यू के में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो हमेशा पीक वैल्यू पे लगता है, फिक्स वैल्यू पे लगता है, इसकी कोई रेंज वेंज नहीं है, लगेगा तो इतना ही लगेगा। इसमें आपको बहुत सोचना नहीं होता कि यार कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, सोचने का काम सारा का सारा स्टैटिक फ्रिक्शन में रहता है। तो दो बातें समझ ली, एक तो फिक्स वैल्यू होती है, दूसरा ये हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब जैसे इस बेटा एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये कैसे पता चलता है कि म्यू के छोटा होगा म्यू एस से। तो एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो हम अपने घर पे कर सकते हैं। बेटा किसी भी बॉडी को अगर हम ग्राउंड पर रख लें और इस ग्राउंड पे इस बॉडी को पकड़ के खींचना स्टार्ट करें, तो आप सभी लोग जानते हो इस बात को बेटा कि ये नॉर्मल ऐसे लगता है, mg ऐसे लगता है और फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। शुरुआत में जब ये बॉडी रेस्ट पे होती है, आप इस बात को समझें थोड़ा सा, तो जैसे जैसे आप फोर्स, जब आप फोर्स 0 लगाते हो तो फ्रिक्शन 0 होता है। फिर आप फोर्स 2 न्यूटन लगाते हो, फ्रिक्शन 2 न्यूटन, फोर्स 4 न्यूटन, फ्रिक्शन 4 न्यूटन। जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते चले जाते हो, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ाता चला जाता है। फ्रिक्शन इज ऑल्सो ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है स्पेशली। और आप ये बात समझ चुके हो कि जब इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे तो ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो जाता। मान लो बेटा फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो म्यू एस एन है, वो 20 न्यूटन है। इसको बनाना नहीं है ना, मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है? 20। तो अगर आप 1 न्यूटन लगाओगे तो 1 लगेगा, 2 लगाओगे 2 लगेगा, 10 लगाओगे 10 लगेगा, 15 लगाओगे 15 लगेगा, 19 लगाओगे 19 लगेगा, 20 लगाओगे 20 लगेगा, लेकिन 21 लगाओगे तो मोशन हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? लेकिन अगर 20 से कम लगाओगे तो जितना लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, फिर पूरा 20 नहीं लगेगा। 19 लगाओगे तो फ्रिक्शन 19 लगेगा। तो आप ये बात समझ चुके हो कि ये फोर्स जब, तो मान लो ये पता कैसे चला कि 20 ही है, तो मान लो हमने 20 लगाया और ये मूव नहीं किया, लेकिन हमने 20.00001 लगाया, मूव कर गया। इससे हमें यही तो पता चला यार कि लिमिटिंग 20 न्यूटन है। बताओ, सोचो, अगर लिमिटिंग 20 ना होता तो 20 से पहले मूव कर जाता है। बोलो, तो 20 तक मूव नहीं किया और अगले पल मूव कर गया 20 के। इसका मतलब फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को 20 न्यूटन तक बढ़ा रखा था, लेकिन 21 नहीं कर पाया फ्रिक्शन अपने आप को। यानी इससे एक्सपेरिमेंटली पता चल गया ना कि 20 न्यूटन लिमिटिंग होगा। अब एक हुआ क्या, जब ये मूव करने लगा, जब ये चलने लगा, जब आपने एक बार 20 न्यूटन से ज्यादा मान लो 21 लगा दिया तो चलने लगा ये। जब ये चलने लगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगने लगा? काइनेटिक।
तो एक बार इस मोशन को चालू करा दिया जब हमने, तो ये पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि जब हमने 18 न्यूटन लगाया तब भी चलता जा रहा, रुक नहीं रहा। 20 तक हिला भी नहीं था अपनी जगह से, लेकिन एक बार शुरुआत हो गई चलने की, स्लिपिंग की शुरुआत हो गई, तो अब ये 18 न्यूटन में ही चला जा रहा, खींचते जा रहे हैं। इसका मतलब यही तो हुआ कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 20 से कम है। अगर काइनेटिक भी 20 ही होता, लिमिटिंग के जैसा 20 ही होता, तो 18 पे मान लो तुमने कुछ वेलोसिटी दे भी दी थी, तो 18 अगर तुमने लगाया था और 20 इधर लग रहा था, तो थोड़ा रिटार्डेशन आ जाएगा, धीरे धीरे रुक जाएगा, कंटिन्यूअस चलेगा नहीं। लेकिन यदि 20 न्यूटन पे बॉडी हिली भी नहीं, 20 पॉइंट समथिंग पे बॉडी चली है, तो आपने डिसाइड किया कि लिमिटिंग 20 है, लेकिन अब चलने के बाद अगर वो 18 पे चली जा रही, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा 20 से कम था। इन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि जब तक बॉडी कांटेक्ट में होती, स्लिपिंग नहीं होती है, तो वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी जो अधिकतम वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन एक बार स्लिपिंग हो जाए, चालू हो जाए, तो दो सरफेस के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं, एक्चुअली वो बॉन्ड ही तोड़ने होते हैं, मैकेनिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है कोल्ड वेल्डिंग। सरफेस के बीच में कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है। तो जब सरफेस चलती रहती है तो बॉन्ड उतने मजबूत नहीं बन पाते, जल्दी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो पाता, मॉलिक्यूलर फोर्सेस उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते। तो ये एक छोटी सी बात, एक्सपेरिमेंट हमें इस बात का अंदाजा लगाती है कि शुरुआत करने के लिए अधिक फोर्स चाहिए था, क्योंकि लिमिटिंग बड़ा था। लेकिन एक बार शुरुआत हो गई तो उसको चलाए रखने के लिए जमीन पे हमें कम फोर्स की जरूरत पड़ती है। इससे साबित होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है लिमिटिंग से। तो जो म्यू के एन है, म्यू के एन, वो म्यू एस एन से थोड़ा सा छोटा होता है। तो सोचो म्यू के एन अगर थोड़ा सा छोटा होगा, म्यू एस एन से एन काट दोगे तो म्यू के थोड़ा सा म्यू एस से छोटा होगा। आपको बस कंक्लूजन याद रखना, मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये बात पता कैसे चलेगी। छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी बातें आप इन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हो। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में ये जानकारी है जो आपको पूरी पता होनी चाहिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा पीक वैल्यू पे लगता है और रिलेटिव वेलोसिटी के अगेंस्ट लगता है। म्यू के एन लगता है, म्यू के को कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और म्यू के की वैल्यू म्यू एस से थोड़ी सी छोटी होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आपके एग्जाम में म्यू के और म्यू एस अलग अलग ना दिए जाए, मान लो ऐसे दे दिया जाए कि म्यू बराबर जो है, ऐसे दे दिया जाए म्यू बराबर 0.7, तो आप मान लेना यही म्यू के है, यही म्यू एस है। ऐसा कई बार होता है परीक्षा में कि वो म्यू बराबर लिखते हैं, वो म्यू एस बराबर और म्यू के बराबर इस तरह से नहीं लिखते हैं। तो अगर अलग अलग नहीं लिखे होंगे तो जो भी म्यू लिखा होगा हम उसी को म्यू एस मान लेंगे, उसी को म्यू के मान लेंगे। तो इन छोटी बातों पर एक ग्राफ हम बना सकते हैं। क्या ये कॉपी हो गया है सबका? ठीक, इन छोटी बातों पे एक छोटा सा ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक बॉडी को ग्राउंड पर रखा जाए और उस पर एक एफ फोर्स लगाया जाए, ये mg, ये नॉर्मल, ये फ्रिक्शन, और एफ की वैल्यू को हम 0 से इंक्रीज करेंगे। स्लोली। तो जब हम इसकी वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे f की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, फ्रिक्शन का क्या असर होगा वो हम देखेंगे। तो हमें पता है कि जब हम फोर्स 0 लगाएंगे तो फ्रिक्शन 0 होगा। जब हम फोर्स 0 लगाएंगे तो फोर्स की वैल्यू जब 0 होगी तो फ्रिक्शन भी 0 होगा। तो ग्राफ हमारा यहीं से शुरू होगा। और हमें पता है नंबर 1 कि जब तक फोर्स की वैल्यू, यहां नॉर्मल की वैल्यू बेटा
mg के बराबर होगी और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू एस एन होगा। तो जब तक फोर्स की वैल्यू बेटा, जब तक फोर्स की वैल्यू म्यू एस एन बेटा, जब तक फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से छोटी है या बराबर है, तब तक ये बॉडी स्लिप नहीं करेगी। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं बेटा? जब तक ये फोर्स की वैल्यू इस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से, अधिकतम वैल्यू से छोटी है या बराबर है, तब तक ये बॉडी स्लिप नहीं करेगी। तब तक एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0। तब तक जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना ये फोर्स होगा। Fr बराबर होगा F के। 5 लगाएंगे तो 5 लगेगा, 10 लगाएंगे तो 10 लगेगा, 19 लगाएंगे 19 लगेगा, 20 लगाएंगे 20 लगेगा। तो जब तक स्लिप नहीं करता, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है बेटा, तब तक ये जो इसका ग्राफ बनेगा ये बेटा y बराबर x। बेटा ध्यान दो, इसको y माना है, y बराबर x, तो y बराबर mx होता है बेटा, m बराबर 1 हो जाएगा। अगर लाइन की इक्वेशन देखो तो ये y के स्थान पर फ्रिक्शन है, x के स्थान पर फोर्स है, तो y बराबर x है। तो अगर मैं याद करूं mx प्लस c, लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c, तो c की वैल्यू बेटा यहां कितनी हो गई? 0। मैंने पढ़ाया था जब c 0 होता है तो y बराबर mx, तो लाइन ओरिजिन से पास होती है। और ये जो tan थीटा होता है किसके बराबर होता है बेटा? tan थीटा बराबर होता है m के। तो यहाँ m बराबर आप देख सकते हो कितना है बेटा? 1 है। क्योंकि y बराबर mx में x का जो कोफिशिएंट है बेटा वो 1 है, तो tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 45। इसका मतलब है ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा बेटा, यहाँ 45 डिग्री का, और ये Fs होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब तक ये ऐसे चला जाएगा, तो जब तक ये फोर्स म्यू एस एन के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये हमारा फ्रिक्शन स्लिप नहीं करेगी बॉडी, और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और ये y बराबर x, मतलब जितना फोर्स होगा उतना ही y होगा, जितना F होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा। तो ये वाली वैल्यू भी म्यू एस एन के बराबर होगी। मतलब जब तक फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं लग जाएगा तब तक, जब तक फोर्स की वैल्यू म्यू एस एन के बराबर नहीं हो जाती, तब तक फ्रिक्शन बढ़ेगा। और बढ़ने के बाद आगे की कहानी कुछ ऐसी होगी कि इसके बाद जब फोर्स और बढ़ाओगे, तो जैसे फोर्स थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो बॉडी चल पड़ेगी, जब चल पड़ेगी तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगने लगेगा। तो ये ग्राफ हल्का सा बेटा नीचे आएगा, ऐसे हल्का सा, मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि साफ साफ नजर आए, और फिर ये फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ हल्का सा नीचे आ रहा है, हल्का सा, और ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये वाली वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। क्योंकि अब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये वाला जो फ्रिक्शन लग रहा है बेटा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है म्यू। क्योंकि अब जब आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, बॉडी स्लिप करती जाएगी, फिर फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन कम ज्यादा नहीं लगता, वो लगता है तो म्यू के एन लगता है, कांस्टेंट लगता है, हमेशा पीक वैल्यू पे लगता है, वो अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा घटाएगा नहीं। तो फिर जब स्लिपिंग शुरू हो जाएगी तो ये जो ग्राफ है व्हाइट वाला, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, और जो येलो वाला ग्राफ है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ाता है, एक लिमिट तक बढ़ाता है। ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। अब यहाँ एक और सवाल बनता है किताबों में, और 99% बच्चे गलत आंसर लिखते हैं। क्या सवाल बनता है? एक स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक से बड़ा होता है। बच्चे कहते हैं सर नो डाउट आप ही ने पढ़ाया है कि म्यू एस एन इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के एन। तो वो मूर्ख हैं, वो महामूर्ख बच्चे हैं जो इस स्टेटमेंट को सही कह देते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है काइनेटिक से, हमने कहा लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा है काइनेटिक से। स्टैटिक तो 0 भी हो सकता है, 2 न्यूटन भी हो सकता है। देखिए ना, ये पूरा ही स्टैटिक है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की ये वैल्यू हुई तो क्या ये काइनेटिक से बड़ी होगी? तो ये स्टेटमेंट अधूरा है, ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। हाँ, ये कहा जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन तो सही है। अगर ये कहा जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर ए गिवन सरफेस तो सही है। मेरी बात समझ में आ रही?
लेकिन अगर ऐसे लिखा हो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, तो गलत स्टेटमेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन की तो रेंज 0 से होती, पता नहीं कितना लग जाए, है ना। तो ये गारंटी वाला स्टेटमेंट नहीं है। तो छोटी छोटी बातें गलती होती हैं तो आपको नहीं करनी। तो यहां पर आपको फ्रिक्शन के वेरिएशन, ग्राफ की इंपॉर्टेंस समझिए, ग्राफ दिमाग में रखिएगा, इतनी बातें फटाक से लिख लीजिए। आइए, तो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और कुछ सवालों में आपको अप्रोच डेवलप करनी है कि सवालों को शुरू अप्रोच कैसे करना है। चलिए, इस बॉडी का जो मास है वो 10 किलोग्राम है और इस बॉडी पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, और यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, म्यू के की वैल्यू 0.3 है। क्या क्या बताना है? फाइंड आउट
एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फ्रिक्शन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले बहुत सावधानी पूर्वक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और आपको यह समझना है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू गलत सलत नहीं बनानी है। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ये m इंटू जी लगेगा, जी 10 ले लेते हैं तो 100 हो जाएगा, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से 100 आ जाती है। फ्रिक्शन ऐसे लगे। अब देखिए चूंकि इस बॉडी रेस्ट से शुरू कर रही है ना, इनिशियली आप चाहो तो लिख सकते हो इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट। तो अब पूरा कहानी फोर्स से ही पूरा काम हो जाएगा। फ्रिक्शन, अब देखो नॉर्मल निकाल लिया है, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम म्यू एस एन होता है 0.4 है इंटू 100 है, तो ये 40 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन बेटा 40 न्यूटन। कितना फ्रिक्शन? 40। अब ध्यान पूर्वक समझना है, अभी अभी आपको सारी बातें सिखाई। जो फोर्स इसे खींच रहा है वो 60 न्यूटन है। फ्रिक्शन के भुजाओं में 40 हाथियों का बल, बस 40 न्यूटन की ताकत लगा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो सोचो अगर ये पूरी 40 न्यूटन ताकत भी लगा देगा तो क्या 60 न्यूटन का सामना कर पाएगा? तो मुझे बस इतना बता दो, ये बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? कंफर्म हो गया कि चलेगी? तो जब आपने ये कंफर्म कर लिया, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, तो इसका मतलब ये बॉडी स्लिप कर जाएगी बेटा। अच्छा बताओ, जैसे आपने कंफर्म कर लिया कि स्लिप कर जाएगी, तो फ्रिक्शन कौन सा वाला लगेगा? स्टैटिक की काइनेटिक? तो क्या यही आंसर होगा? नहीं होगा ये आंसर। ये म्यू एस एन निकाला है भैया, ये गलती होती है, बच्चे इसी को आंसर मान लेते हैं। मैंने कब क्या बताया? मैंने ऐसे नहीं बोली वो बात, निकालना हमेशा है, लगाना कभी नहीं है। ये सब चेक करने के लिए होता है चलेगी कि नहीं चलेगी, समझ रहे हैं? तो आपने तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू के एन। तो 0.3 इंटू 100 कितना फ्रिक्शन है? 30 न्यूटन। तो आपने देखा कि बॉडी में एक्सेलेरेशन होगा, तो आपका आंसर आपने लिखा आंसर कि भैया काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 30 न्यूटन। एक आंसर आपका आ गया, कंफर्म है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक कम ज्यादा नहीं लगता, वो लगता है तो म्यू के एन लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। ठीक भैया? अब चलो आगे कहानी सुनो। अब हमें एक्सेलेरेशन निकालना है, तो राइट डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलेरेशन होगा। कंफर्म हो चुका है कि एक्सेलेरेशन होगा। अगर नहीं चलता तो एक्सेलेरेशन 0 हो जाता। तो अब हम न्यूटन्स लॉ लिखेंगे बेटा राइट डायरेक्शन में। याद है आपको न्यूटन्स लॉ? क्या लिखते थे बताओ? एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव, तो बताओ क्या लिखेंगे? F माइनस एफ आर बराबर एम ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? F की जगह पर कितना है बेटा? 60। धोखे से भी 40 मत लिख देना। अक्सर पब्लिक क्या करती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से कंपेयर करके चेक करती है कि मोशन होगा कि नहीं। ठीक बात। और फिर धोखे से लिमिटिंग ही लगा के एक्सेलेरेशन निकाल देती है। अगर कंफर्म हो गया है कि मोशन होगा तो लिमिटिंग नहीं लगाना है, काइनेटिक लगेगा उस केस में। पर काइनेटिक लगा के चेक नहीं कर सकते कि मोशन होगा कि नहीं होगा। पता लगा पहले तुमने देख लिया कि सर काइनेटिक 30 है, ये 60 है, बड़ा है, गड़बड़ हो जाएगा। मान लो हम 32 लगा दे, 32 न्यूटन। तो अगर तुम मूर्ख हो, तुमने मान लो ऐसे देख लिया 32 न्यूटन, काइनेटिक कितना? 30 न्यूटन, 30 इधर 32 इधर, सर चलेगा। अरे 30 की नौबत तो तब आएगी, काइनेटिक की जरूरत तो तब आएगी जब लिमिटिंग क्रॉस कर जाओगे, जब चलाओगे। और चलाने के लिए तो बड़े भाई से सामना करना पड़ेगा। पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा भाई है यहाँ पे, पहले लिमिटिंग को ओवरकम करोगे, बॉडी चलेगा, तब तो नौबत आएगी काइनेटिक की। तो आपको कंपेयर नहीं करना कभी भी काइनेटिक से, कंपेयर लिमिटिंग से ही करना है। चलेगा कि नहीं चलेगा ये कंपेयर लिमिटिंग से ही करना है। तो अगर मैं 35 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, 35, तो लिमिटिंग कितना है? 40, तो चलेगा ही नहीं, एक्सेलेरेशन 0 होगा, फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, 35 के बराबर लगेगा, काइनेटिक की नौबत नहीं आएगी। और मैंने 60 लगा दिया तो चल रहा है, तो भी लिमिटिंग नहीं लगाना है। लिमिटिंग दोनों ही परिस्थितियों में आंसर नहीं करना। लिमिटिंग फ्रिक्शन केवल उस कंडीशन में लगाना होता है जब लिमिटिंग कंडीशन की बात बोलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कब लिमिटिंग लगाना होता है। जब
मैक्सिमम मिनिमम बाउंड्री कंडीशन की बात बोलेगा कि ज्यादा से ज्यादा कितना लगाएं कि मोशन ना हो, कम से कम कितना लगाएं कि मोशन हो जाए, मतलब वो जस्ट मोशन करवा रहा है, वो लिमिटिंग स्टेज की बात कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस बात को ध्यान समझिए कि यहां पर फ्रिक्शन अगर पता चल गया है कि बॉडी चल रही है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगाना है। तो यहां 30 न्यूटन लगाएंगे, मास 10 है, ये ए है, ए बराबर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? √n स्क्वायर प्लस FR स्क्वायर। तो R की वैल्यू होगी, नॉर्मल कितना है भैया 100 है, 100 का स्क्वायर, फ्रिक्शन 30 का स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। आइए एक सवाल देखेंगे। ये फोर्स हमने 50 न्यूटन लगाया है, ये मास 10 किलोग्राम है, म्यू एस स्पीड में करना बेटा है ना, स्पीड में म्यू के 0.4 है। चलो निकालो सारी चीजें, एक्सेलेरेशन स्पीड में करना है ना, फाइंड आउट एक्सेलेरेशन, फ्रिक्शन, कांटेक्ट फोर्स। G10 ले लेना।
चलिए भाई, बहुत ही सरल सवाल है, इसमें समय नहीं लेना ज़्यादा। फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा 10G, दैट इज 100। लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा μSN, दैट इज 60। काइनेटिक हो जाएगा μKN, दैट इज 40। अब धोखे से भी तुमने अगर ये देख लिया कि 40 है और ये 50 है, मूव कर जाएगा, गलत जवाब। हमेशा कंपेयर किससे करना है बेटा? लिमिटिंग से। तो 50 न्यूटन 60 से छोटा है, छोटा का मतलब मोशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? स्टैटिक। कितना लगेगा? 60 लगेगा क्या? 50 ही लगेगा। देखिए ये 50 लगा है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़रूरत के हिसाब से लगता है, उसमें हमेशा लिमिटिंग नहीं लगाना। तो फ्रिक्शन 50 हो जाएगा और रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल और फ्रिक्शन का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर प्लस f, वो तुम रख देना, सॉल्व कर लेना। एवरीबडी गॉट इट? कोई डाउट है किसी को? ये यही एक ऐसी बात है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बहुत बार करा चुका हूँ इस तरह का सवाल, इसलिए हम नहीं रुकेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। बताएं भैया, बहुत ही 2 मिनट के अंदर अच्छे सवाल आने वाले, सावधान हो जाइए। जितनी बेसिक बातें हैं सब ओके हो गई, आगे बढ़े। इसमें भी डाउट है? स्टैटिक फ्रिक्शन का ध्यान रखना, अगर बॉडी ग्राउंड पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा फोर्स के बराबर ही लगेगा, भले वो उसके पास 60 है, पर जरूरत तो 50 की है ना। 60 कैसे लगा दोगे? उतना ही लगता है ना जितने की जरूरत है। FR बराबर F होता है ना। अभी ग्राफ में भी यही बात बता रहा था मैं, देखो यही तो बता रहा था कि जब तक लिमिटिंग से छोटा रहेगा, जब तक एक्सेलरेशन 0 रहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर लगेगा। यही बात तो बता रहा हूँ मैं, बार बार हर बार यही बात बता रहा हूँ। इसी में तो गलती होती है बच्चों से, बच्चे बस ये लगा देते हैं सीधे सीधे फॉर्मूला। ये कभी नहीं लगाना, ध्यान रखना, ये कभी नहीं लगाना, केवल उस केस में लगाना जिसमें लिमिटिंग कंडीशन की बात हो रही हो। मैं बताऊंगा कि कब लगाना है, वो उसको मैं याद करा दूंगा तुम्हें। तो मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे तुम कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे। चलिए एक सवाल और करेंगे बेटा। एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स, F बराबर 100 न्यूटन। ये 37 डिग्री एंगल है, ये 20 किलोग्राम मास है। μS 0.4 है, μK 0.3 है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन, नंबर 2 फ्रिक्शन। कितना एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, कितना फ्रिक्शन लगेगा बॉडी। हाँ, cos 37 4/5, sin 37 3/5। आधे लोग नॉर्मल रिएक्शन में गलती कर देते हैं। नॉर्मल रिएक्शन सही से निकालना। जब भी फोर्स एंगल पे लगता है तो फोर्स का एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, जिससे नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा।
आइए बेटा इसको देखेंगे तो ये लगेगा 100, ऐसा करते हैं नए डायग्राम में बना लेते हैं ताकि उसमें मिक्सिंग ना हो। ये बेटा लगेगा 100 cos 37 की वैल्यू रखोगे तो 80 आ रहा होगा। क्या सभी का 80 आ रहा है बेटा? ये 100 sin 37 ये बेटा 60 आ रहा होगा, है ना। ये जिस तरफ थीटा होता है वो कंपोनेंट cos थीटा परपेंडिकुलर साइन थीटा। ये बेटा 20G है और ये नॉर्मल है, ये फ्रिक्शन है बेटा। सबसे पहले नॉर्मल सही निकालनी है। नॉर्मल में आधे बच्चे जल्दी में n बराबर mg लिख देते हैं, गलती कर देते हैं। तो देखो n प्लस ऊपर लग रहा है 60 जो कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, नीचे लग रहा है 20G, तो 200 में 60 गया। क्या नॉर्मल आपने सही 140 निकाला क्या? फिर आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला होगा म्यू s इंटू n। बेटा 14 ये है पॉइंट, 14 चौको 56, दशमलव लगा दोगे तो 56 न्यूटन आ जाएगा, ठीक बेटा। फिर आपने काइनेटिक निकाला होगा म्यू के n। आप चाहो तो शुरू में मत निकालो, जब जरूरत पड़े तब निकाल लेना, लेकिन शुरू में निकालने के ये दिमाग में रहेगा। नहीं निकालोगे तो कहो धोखे से ही रख दो, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो 14 थी 42 न्यूटन। गुणा भाग कर लेते हो? अब मैं थोड़ा सा बेरहम हो गया हूँ। पहले मैं 140 को 0.3 से गुणा करके दिखाता था, फिर मैंने एक दिन बहुत ठंडे दिमाग से सोचा कि जिसको मुझे ये करके दिखाना है उसका अगले जन्म तक नहीं होगा, इसलिए मुझे उनके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक। कभी कभी सच बोलने का मन करता है, तो हमने पहाड़े पढ़ना बंद कर दिया फिर, क्योंकि हमें नींद नहीं आती थी रात में। जब मुझे ये बताना पड़ता था कि 14 गुणा 4 पहाड़े पढ़ के कि 14 5 70 बेटा होता है, अच्छे से 3 बार समझाना पड़ता था, तो रात में मैं सोता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतनी किताबें, इतनी पढ़ाई इसीलिए करी कि 14 5 70 पढ़ाना पड़े, तो भैया ये नहीं सिखा पाऊँगा। इतनी उम्मीद कोई लेके मुझसे बैठा है तो मैं इतने लंबे हाथ जोड़ता हूँ उससे। गुणा भाग नहीं सिखा पाऊँगा, ठीक है। गुणा भाग आपको बचपन में सीखना चाहिए। आप ट्यूटर लगाइए, जो 6ठी 7वीं वालों को गणित पढ़ाते हैं उनसे पढ़िए आप, ठीक। हम तुमको नीट के लिए पढ़ा रहे हैं भैया, नीट में जो कॉन्सेप्ट जरूरी वो पढ़ाएंगे, ठीक। तो इसलिए मैं अब ये डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया मैंने, इससे बहुत समय बचने लगा है। जो टॉपिक 10 क्लास में ख़त्म होता है वो 7 में ख़त्म होने लगा है। सिलेबस 1 महीना पहले ख़त्म हो जाएगा, टेंशन नहीं बिल्कुल, ठीक। रिवीजन का ज़्यादा समय मिलेगा, तो आपको मेहनत करना है गुणा भाग में, है ना। हाँ, कोई जटिल कैलकुलेशन होगी, क्वाड्रेटिक आएगी, धराचार आएगा, कोई कठिन अंडर रूट आएगा तो करके दिखाऊंगा मैं, लेकिन 14 5 70 ये नहीं दिखाऊंगा। तो भैया 42 न्यूटन काइनेटिक है और 56 न्यूटन स्टैटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे कि अब देखो ध्यान समझो, ये वाला फोर्स 80 न्यूटन है। ये देखो ये वाला जो घसीट रहा है, यही वाला कंपोनेंट तो है, इसको घसीट रहा है, 80 न्यूटन घसीट रहा है। और जो फ्रिक्शन लग रहा है मैक्सिमम, पहले हमको इससे चेक नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि बॉडी रुकी हुई थी, बॉडी रेस्ट पे थी। तो शुरू में जब तुम घसीटोगे तो पहले किससे सामना होगा? स्टैटिक से। तो स्टैटिक के हाथों में कितना बल है? 56 न्यूटन। कितना फोर्स है भैया? 56। 56 न्यूटन अगर ये पूरी ताकत लगा दे, लेकिन खींचने वाला कितना है? 80। तो अब तुम बता दो कि मोशन होगा कि नहीं होगा, यानी इसके पास एक एक्सेलेरेशन होगा। अब तुम बता दो फ्रिक्शन कौन सा वाला लगेगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे बोर्ड पे जैसे बोल रहा हूँ कि पहले चेक किया जाता है कि मोशन होगा कि नहीं होगा, सीधे नहीं लगाया जाता कभी भी कि एफ के लगा दिया, लिमिटिंग लगा दिया। सोचना होता है कि क्या लगेगा। तो आपने डिसाइड किया कि मोशन होगा, तो जब ये स्लिप कर गई बॉडी, भाई स्लिप कर जाएगी बॉडी, तो फ्रिक्शन कौन सा वाला लगेगा? स्टैटिक की काइनेटिक? तो बताओ फ्रिक्शन का आंसर 56 की 42 कि 80? 80 तो लग ही नहीं सकता, तो आंसर होगा फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। कितना लगेगा? 42। अब गड़बड़ क्या होती? मैं देखो बताता रहता हूं कि ये गलती होती, ये गलती होती, तुम लोग फिर भी सुधार नहीं कर पाते और वही गलती करते रहते हो। सर ने कह दो इतनी ईमानदारी से कहा गलती होती है और हम करेंगे नहीं तो सर की बात गलत साबित नहीं हो जाएगी, तो तुम मुझे सही साबित करने का प्रयास करते हो। भैया ऐसा मत करो, मुझे बार बार गलत साबित करो कि नहीं सर क्या बोलते रहते हो, गलती होती। नहीं करूंगा मैं गलती, ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। गलती क्या होती है कि लोगों ने लिमिटिंग निकाला 56, बोले अरे 80 बड़ा है 56 से, मोशन हो जाएगा। फिर वो जब एक्सेलेरेशन निकालने जाते हैं तो वो 56 को ही रख के एक्सेलेरेशन निकाल देते।
वो स्टैटिक से काइनेटिक में स्विच करना भूल जाते हैं। अब इसकी वजह भी बता देता हूं। आधे सवाल हमारे एग्जाम में ऐसे आते हैं जहां म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिए ही नहीं होते, म्यू दिया होता है, म्यू बराबर 0.4, तो वही म्यू एस एन हो जाता है, वही म्यू के, वहीं से आदत खराब पड़ जाती है। इसलिए जब तक मैं क्लास में हूं, यहां सवाल जब तक कराऊंगा मैं अलग अलग ही लिखूंगा ताकि तुम्हारी आदत खराब ना पड़ने पाए। एग्जाम में जब तुमको अलग अलग नहीं दिए जाएंगे तो तुम समझ ही जाओगे यही म्यू एस है, यही म्यू, ढूंढोगे पे म्यू के नहीं दिख रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा होगा, उसमें स्टैटिक काइनेटिक लिखा ही नहीं होगा, तो समझ जाना यही म्यू एस यही म्यू के। लेकिन अगर मैंने सेम म्यू लेके हमेशा सॉल्व किया तो 100% है कि अगर उसने म्यू एस म्यू के अलग अलग दे दिया, एक्चुअली अलग अलग होता है, तो आपसे गलती होना बिल्कुल स्वाभाविक है, तो मैं आपको उस गलती करने से बचाना चाहता हूं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे न्यूटन्स लॉ, राइट डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिखेंगे। बताइए क्या लिखें, जल्दी बताइए। राइट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? 80। लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन। कितना लग रहा है? 42 बराबर ma। तो ये कितना हो गया? 38 डिवाइड बाई 20 बराबर a। क्या 1.9 आ रहा है क्या? ठीक है, 19 दूनी 38 समझ ही रहोगे, दशमलव लग जाएगा, 2 1 कम 2, 2 9 18 है ना। तो 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा, है ना। 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा। तो ये जो सवाल बेटा मैं तुमको करा रहा हूं अभी फिलहाल, ये फ्रिक्शन की थ्योरी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। लेकिन परीक्षा में जो सवाल ये वाले जिनमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए, क्यों ये सवाल अच्छे क्यों हैं? इनमें पहले से कुछ नहीं पता, पहले से नहीं पता कि मोशन होगा कि नहीं होगा, पहले से नहीं पता कि फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा, पहले से नहीं पता कि स्टैटिक लगेगा तो कितना लगेगा, पहले से कुछ नहीं पता है, सब कुछ सोचना पड़ रहा है। लेकिन परीक्षा में तुम बच इसलिए जाओगे कि परीक्षा में जो नीट में ज्यादातर सवाल पूछे गए, लगभग 80% सवाल वो ऐसे होते जिनमें पहले से पता होगा कि फ्रिक्शन कितना लगने वाला है, क्योंकि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के सवाल पूछते हैं। इसीलिए जनता की आदत हमेशा म्यू एस एन की पड़ी रहती है, वो हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं आप यहां से बताना चाहूंगा तुमको, आगे हम उन्हीं सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। जब भी कोई फ्रिक्शन का ऐसा सवाल आए जिसमें मैक्सिमम या मिनिमम शब्द लगा हो, आंख बंद कर लेना, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा देना। उसमें 100% बाउंड्री कंडीशन का सवाल होता है, वो बिल्कुल लिमिटिंग स्टेज का सवाल होता है, इंपेंडिंग स्टेट का सवाल होता है। जैसे मैं इसको लिख लिया आपने सबने, लिख लीजिए, फिर मैं एक सवाल दिखाता हूं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं मेरे बच्चे, मैं अगर आपसे ऐसे कहूं, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 40 है, मान लेते हैं, ऐसे रफ उदाहरण दे रहा हूं। F फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 40 है। अब एक बात मुझे बताना, फोर्स की वैल्यू मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, तो मुझे ये बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू 40 है, कब तक मूव नहीं करेगा? 40 तक मूव नहीं करेगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि बताओ F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि ये मूव ना करे? 40। इन लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही कि नहीं? जहां उसने कहा मैक्सिमम, तुम तुरंत समझ जाना, मैक्सिमम का मतलब बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे ले गए, जरा सा और बढ़ाओगे तो मोशन हो जाएगा, यही तो मतलब है। कह रहा ज्यादा से ज्यादा कितना लगाएं कि मोशन ना हो, ज्यादा से ज्यादा कितना लगाएं कि मोशन ना हो, यानी उससे जरा सा ज्यादा और करेंगे तो मोशन हो जाएगा। यानी उतना लगा दो जब फ्रिक्शन कौन सा लग रहा हो, लिमिटिंग, तो पूरी ताकत लगा के रोके, बोले बस अब ना बढ़ा देना नहीं तो मोशन हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल बनेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर विच बॉडी डज नॉट मूव, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर विच बॉडी डज नॉट मूव, तुरंत समझ जाना कौन सा फ्रिक्शन लगाना है, लिमिटेड, उसमें सोचना नहीं है। एग्जाम में यही ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं बेटा 40 तक मोशन नहीं होगा, कहां से मोशन शुरू होगा? वो पहला फोर्स कौन सा है जहां से मोशन की शुरुआत होगी? तो तुम हमसे कहोगे सर 40 से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन मैं पूछूंगा तुमसे, बताओ कौन सा 40 से कौन सा ज्यादा? 40.1 कि 40 पॉइंट कितना?
तो तुम मुझसे कहोगे कि सर 40.1 ले लेते, तो मैं कहूंगा क्यों 40.01 पे नहीं होगा। फिर तुम मुझसे ये कहोगे, हम कहेंगे क्यों भैया 40.0001 पे नहीं होगा। कुछ समझ रहे हो? इसका मतलब अगर मैं ये पूछ लूं कम से कम कितना फोर्स लगाऊं, सुन शब्दों को ध्यान देना, कम से कम कितना फोर्स लगाऊं कि मोशन हो जाए, तो तुम बता ही नहीं पाओगे। तुम कहोगे सर 40 से जस्ट ग्रेटर। आंसर में तब भी 40 ही लिखा जाएगा, क्योंकि 40.0000000001 पे मोशन हो जाएगा। दोनों ही प्रश्नों का सेम जवाब है। अधिक से अधिक कितना फोर्स लगाया जाए कि मोशन ना हो, आंसर इज 40। कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि मोशन हो जाए, आंसर इज 40 अगेन। क्योंकि 40 तक मूव नहीं कर रहा है, अब 40 के अगले ही पल मूव कर जा रहा है, एंड नोबडी नोज कि 40 के बाद कौन सा नंबर आता है। 40 से बड़ी वास्तविक संख्या कोई नहीं, हम भी नहीं जानते, हमारे पिताजी भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। क्योंकि वास्तविक संख्या एक कॉन्टिन्यूअस नंबर है, 40 के बाद वाले रियल नंबर नहीं जानता। हर दो रियल नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो इसको लिखने का ढंग क्या है? हाँ, ये अगर कोई इनइक्वालिटी में आंसर लिखने के लिए कहे, इनइक्वालिटी में, तो हम कहेंगे कि जब तक f लेस देन आर इक्वल टू है तो मोशन नहीं होगा, लेकिन जब f ग्रेटर देन 40 होगा तो मोशन हो जाएगा। लेकिन इनइक्वालिटी में अगर नहीं पूछ रहा है वो, और ऐसे पूछ रहा है कि बताओ कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि मोशन हो जाए, कम से कम कितना लगाएं, तो तुम्हें पता है 40 पे मूव नहीं करेगा 40 तक, और 40 के अगले ही पल मूव कर जाएगा। अब फिजिक्स में गणित होगी तो ऐसे लिख दोगे 40+, फिजिक्स में थोड़े ना ऐसे लिखा जाता है 40+, या 40.00000000 कितने जीरो लगाओगे, तो आंसर 40 ही लिखा जाएगा इसका भी। तो मैक्स, जब भी फ्रिक्शन के सवालों में ध्यान रखना किनका प्रयोग होगा, दो शब्द, कौन कौन से, मैक्सिमम और मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि मोशन ना हो, या मिनिमम कितना लगाएं कि मोशन हो जाए। तो तुम समझ जाना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाकर बाउंड्री कंडीशन में सॉल्व करना है, उस परिस्थिति में जाके सॉल्व करना है जिसमें वो जस्ट मोशन करने ही वाला है। ऐसे सारे सवालों में सोचना नहीं होता है कि कौन सा फ्रिक्शन कितना लगेगा, स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा, कि कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। ये सवाल सरल कैटेगरी के सवाल होते हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें पहले से पता होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाकर ही सवाल को सॉल्व करना है। ज्यादा अच्छे सवाल वो होते हैं जिनमें पहले से जानकारी ना हो, जिनमें फोर्स की वैल्यू बता देगा कि मैंने इतना फोर्स लगाया, ये म्यू एस है, ये म्यू के, अब तुम बताओ कि बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी, अब तुम बताओ कि स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा, अब तुम बताओ कि स्टैटिक लगेगा तो कितना लगेगा, और काइनेटिक लगेगा तो कितना लगेगा, अब तुम बताओ एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। जैसे मैंने पिछले सवाल कराए, इनमें ज्यादा सोचना होता है। लेकिन फ्रिक्शन की असली समझ ऐसे ही सवालों से पैदा होती है, ना कि, अब इसीलिए क्या होता है, बच्चे पीवाईक्यू देखते रहते हैं, और पीवाईक्यू में सारे सवाल लिमिटिंग फ्रिक्शन से सॉल्व हो जाते हैं 90%। तो बच्चों को लगता है अरे फ्रिक्शन का फिक्स फार्मूला μSN लगाना है, उसी से सॉल्व करना है। और उसी बीच में कोई एक अच्छा सवाल आ गया जिसमें μSN काम नहीं करा, मतलब काम क्या, उसका यूज करना है पर वो अप्लाई नहीं होगा। इन सारे सवालों हमने एक बार भी μSN का यूज किया, हर बार चेक किया हमने उसको, लेकिन फ्रिक्शन हमने लगाया उतना ही जितने की हमें जरूरत थी। तो इसलिए आपको फ्रिक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। ये 2 लेक्चर मैंने बेसिक में इसीलिए खर्च किए हैं ताकि फ्रिक्शन की सही समझ पैदा हो, क्योंकि अगर सही समझ ही पैदा नहीं होगी तो फिर सवालों के आंसर निकालते रहोगे, लेकिन फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट कभी बहुत अच्छे से मजबूत नहीं हो पाएंगे। तो चलिए हम एक बेसिक सवाल से शुरू करेंगे, बहुत ही शानदार सवाल से। अब इन सवालों में ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल मैं लिख रहा हूं, 10 किलोग्राम बॉडी है, F मैंने फोर्स लगाया है एंगल पे, 37 डिग्री एंगल है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू 0.2 मान लेते हैं, G की वैल्यू 10 है, और सवाल मैंने पूछा कि फाइंड आउट मैक्सिमम, MAX मैक्सिमम लिखा है शॉर्ट में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F for which body does not move, does not slip या does not move। बेटा जैसे हम लोगों ने ये सवाल पढ़ा कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम शब्दों का प्रयोग हो रहा है,
तो तुरंत हम समझ गए कि मैक्सिमम बोल रहा है, इसका मतलब उस परिस्थिति में सॉल्व करना है जिस परिस्थिति में इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा और बॉडी बस चलने वाली होगी, आखिरी पल होगा, बस बॉडी चलने वाली होगी, उस कंडीशन में सवाल को हल करना है। जैसे ही आपने बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू सुना, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको एफबीडी बनाना है और लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाना है और सॉल्व कर देना है। तो आइए हम लोग मिल के साथ साथ कर लेते हैं। बेटा इस बॉडी पे हम कंपोनेंट करेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक करना। नॉर्मल रिएक्शन को बहुत सावधानी से, मेरे 50% प्यारे बच्चे हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जल्दबाजी में गलती करते हैं। मैं बता रहा हूं आपको गलती नहीं करनी है बेटा। तो ये वाला फोर्स होगा बेटा F cos 37, थोड़ी देर पहले cos 37 की वैल्यू 4/5 लिखवाई थी। ये वाला होगा बेटा F sin 37, तो ये 3F/5 होगा बेटा। ये वाला बेटा होगा नॉर्मल N और ये वाला होगा mg जो कि 10g होगा और फ्रिक्शन ऐसे लगेगा पीछे की तरफ। ये वाला फोर्स बेटा इसे आगे ले जाने का प्रयास करेगा और फ्रिक्शन इसे रोकेगा। सबसे पहले नॉर्मल सावधानी से निकालेंगे बेटा। ऊपर की तरफ देखो दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है बेटा नॉर्मल, एक लग रहा है F sin 37 3F/5 और नीचे की तरफ लग रहा है 10g। तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 100 + 3F/5। ये नॉर्मल की वैल्यू आएगी, F के पदों में ऐसे लिख लेंगे। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझे। फिर आपको पता है कि जैसे जैसे बेटा फोर्स बढ़ाओगे ये फोर्स बढ़ता जाएगा। आपको पता है मैक्सिमम बताना है ताकि मूव ना करे। तो आपको पता है मैक्सिमम उस कंडीशन में होगा जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा। मैं यहां नहीं लिखूंगा, बराबर कर। तो जिस वक्त ये वाला फोर्स बेटा लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा तब तक मूव नहीं करेगा, और जैसे ये वाला फोर्स लिमिटिंग से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ये बॉडी मूव कर जाएगी। तो मैक्सिमम कहां तक मूव नहीं करेगी बेटा? जहां तक ये वाला फोर्स जो इधर घसीट रहा है वो इस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के जब तक बराबर हो जाता है तब तक मूव नहीं करेगा। बेटा इसमें ऐसे भी पूछ सकता था कि मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि बॉडी स्लिप कर जाए, तो भी ऐसे ही सॉल्व करते, क्योंकि हमें पता है उसके अगले ही पल स्लिप कर जाएगा। तो बस आपको देखो इस डायरेक्शन में सोचना है बेटा। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? पुलिंग फोर्स 4F/5, जो खींच रहा है वो 4F/5। रोक कौन रहा है बेटा? फ्रिक्शन। तो बस μs n के बराबर कर देना है। μs की वैल्यू बेटा क्या है? 0.2, 1/5 होती है बेटा 0.2। नॉर्मल की वैल्यू है बेटा 100 - 3F/5। ठीक है, तो चलो 0.2 को चाहो तो इधर ले आओ, 1/5 होता है, 5 कट जाएगा मुझे लगता है। तो अगर थोड़ा सा गुणा भाग कर लेते हैं, अगर करना चाहो तो 4F/5 इधर है भैया, चलो इसको गुणा कर देते हैं। तो इस 200 होगा, दशमलव लग जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 0.6 F 3 दूनी 6 होगा बटे 5, इसको इधर ले आएंगे। ठीक, तो बताओ ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 0.6 इधर आएगा, जुड़ जाएगा ना? हाँ जुड़ जाएगा। तो 4F में इधर जुड़ेगा, 5 LCM हो जाएगा, तो 4.6F। कैलकुलेशन चेक करना मेरा है ना, बराबर 20, 20 500 हो जाएगा। तो F बराबर 100 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 4.6, दशमलव हटा देंगे तो एक 0 ऊपर बढ़ा देंगे, बटे 46। 46 का मतलब हुआ 500 बटे 23 न्यूटन। ठीक है, 500 बटे 23 न्यूटन। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 500 बटे 23 न्यूटन। आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। देखो सवाल बेटा यहां से खत्म हो गया। जैसे आपने ये वाली लाइन लिखी, जैसे आपने ये वाली, इसी के आगे मैंने इसी की वैल्यू पुट कर दी इसको ना, म्यू की वैल्यू 0.2 ये। तो जैसे आपने ये वाली मेन लाइन लिखी वैसे ही हमारा खत्म। ये वाला फोर्स जो इधर की तरफ लग रहा था उसे बस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर करना। अब आपको सोचना नहीं कम लगेगा ज़्यादा, आपको पता है कि मैक्सिमम की बात हो रही है, तो आपको उस परिस्थिति में चेक करना है जिस परिस्थिति में फ्रिक्शन पूरी जान लगा रहा है और मोशन को रोके हुए। इसके अब आपको पता है यहां तक मोशन नहीं होगा, इसमें 0.00001 और बढ़ा दोगे मोशन हो जाएगा। तो अगर ये पूछे कि मोशन हो जाए कम से कम कितना फोर्स लगाएं तो भी यही आंसर होगा। दोनों की परिस्थिति में यही आंसर हमको लिखना है। दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है, ध्यान से समझिएगा।
बेटा ये यहाँ पर हमने कैलकुलेशन देख लो कैसे किया, 100 को 0.2 से गुणा किया तो 20 आ गया ना, 200 आएगा और 1 पॉइंट में दशमलव लग जाएगा, वो हटा दिया, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, f/5 तो है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 में से नीचे एलसीएम 5 ही रहेगा, नीचे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा, 4.6 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से देख लेना कैलकुलेशन। ये चल रहा है, लिख लिया सभी ने? कोई लिख रहा है अभी? लिख लो लिख लो। तो बच्चों जब भी किसी फ्रिक्शन के सवाल में मैक्सिमम या मिनिमम शब्दों का प्रयोग होता है तो हम क्या समझ जाएंगे, हमें कौन सा फ्रिक्शन लगाना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाना है। ये ध्यान रखिएगा इस वाली बात को। एक सवाल और करिए, काफी पुराना पीवाईक्यू है ये। एक बॉडी है जिसका मास √3 किलोग्राम है और इस पे बेटा एक फोर्स लग रहा है ऐसे, ये फोर्स F लग रहा है F, और ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे लग रहा है। G की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ये फोर्स बेटा लग रहा है ना, और ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे लग रहा है। G 10 ले लेते हैं। सवाल वही है, फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच बॉडी डज नॉट स्लिप, बॉडी स्लिप ना करे। और इसके 4 ऑप्शन मैं दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 10 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है एंटी न्यूटन है, एन नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के, एन नॉर्मल को बार बार लिख रहे हैं तो न्यूटन को मैं एंटी लिख दे रहा हूं। 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। म्यू की वैल्यू भी दी गई बेटा, म्यू की वैल्यू 1/2√3 दी गई। म्यू, अब जैसे म्यू दिया है तो अब यही म्यू है, यही म्यू के सब यही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है 40 न्यूटन। पांच न्यूटन भी लिख लेते हैं। ये हमारा सही, ये पीवाईक्यू काफी पुराना पीवाईक्यू है। जेई मेन और नीट दोनों एग्जाम में, मेडिकल एपीएमटी वगैरह में शायद पूछा गया था काफी पहले। अच्छे से कंपोनेंट करना एफ के, और नॉर्मल रिएक्शन। आधे लोग सवाल गलत कर देते हैं नॉर्मल निकालने में। पहले आप सही से नॉर्मल निकालना, 1 मिनट का समय लगेगा, आराम से करो। ट्वेंटी आ रहा है, एक बच्ची का 20 आ रहा है भाई।
भाई 2 लोगों का 20 आ चुका है, और किसी का भी 20 आ रहा है? लग रहा है 20 ही करेक्ट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई 20 न्यूटन करेक्ट आंसर है। करो भाई, गोलेबाज लोग भी करें। कौन सी नई हरकतें सीख गए हो तुम लोग? सब बात किया भाई, गलत बात। तुम लोग को शोभा नहीं देता, तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, नीट एस्पिरेंट्स हो, तब देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मतलब तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो जैसे वो नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो तैयारी करते हैं लोग ना, सुबह निकलते हैं 3 पुरुष और 4 स्त्री मिलके एक काम को इतने दिन में कर लेते हैं, तो बताओ 8 पुरुष और इतने स्त्री मिलके वो वाले सवाल करते। याद है ना, वो बचपन में हम पढ़ते थे उसको। तो उस तरह की अब वो लोग एंजॉय करें तो समझ आ, तो लोग समझ रहे हो, डॉक्टर बनने वाले हो, हरकतें क्या कर रहे हो। माना कि डॉक्टर के जीवन में ये सारी जरूरी बातें होती हैं, मान लो मेडिकल से जुड़ी हुई बात है ये, लेकिन बचपन में मम्मी ने तुमको जो बात सिखाई थी वो तुम्हें अब तक इतनी ज़्यादा याद है ना। सुअर की तरह मारे जाओगे पकड़ के, ध्यान रखना, ध्यान रखना, है ना। और अगर तुम्हें ऐसा आता तो ऐसा करो, रात में तुम ऐसा करो, मेरे यहाँ चलो। मेरा छोटा बेटा भी 4 साल का है, तो कभी कभी वो उसको जरूरत पड़ती है, तो तुम्हारे तो जो है ना, तो तुम रहोगे तो मैं आराम से सो पाऊंगा कभी कभी, है ना। क्योंकि रात में कभी नहीं, इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी कभी मुझे भी उठना पड़ता है रात में। वैसे तो मैं सो जाता हूँ कुंभकर्ण की तरह, लेकिन हम पति पत्नी दोनों ही लोग कभी कभी उठते हैं ताकि वो बिस्तर खराब ना करे। हालांकि वो ऐसा नहीं करता है, लेकिन 10-15 दिन में कभी कभी बदतमीजी करता है। तो तुम्हारी ये ट्रेनिंग हमारे बहुत काम आएगी ना। चलिए, तो खैर, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच बॉडी। अब जैसे हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू है, वैसे हम समझ गए कि हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा के सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा? लिमिटिंग। तो देखो ये एफ ऐसे लग रहा था, ये वाला एंगल 60 था, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा एफ कॉस 60, ये वाला कंपोनेंट आएगा एफ साइन 60। बेटा नॉर्मल ऐसे लगेगा n, mg ऐसे लगेगा, m है √3g। देखो ध्यान समझना, ये वाला जो फोर्स होगा, ये वाला, ये बॉडी को ऐसे धक्का मारेगा, ऐसे आगे ले जाना चाहेगा, है ना, तो फ्रिक्शन ऐसे अपोज करेगा। भाई ये आगे जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, ठीक। अब हमें पता है कि जब हमें मैक्सिमम बताना है, तो जो फोर्स मोशन कराना चाहता है वो ये वाला है, और जो रोकना चाहता है वो ये वाला है। तो जब f cos 60 की वैल्यू किसके बराबर होगी? म्यू n, फ्रिक्शन की लिमिटिंग, तब तक मोशन नहीं होगा, लिमिटिंग कंडीशन में कर देना।
उससे पहले नॉर्मल निकालना है, तो देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एन ऊपर लग रहा है, नीचे कौन कौन लग रहा है, एक एफ साइन 60 लग रहा है, एक एफ साइन 60 लग रहा है, और एक कौन लग रहा है, एम जी। तो यहां से √3f/2 प्लस एम जी, ये बेटा हमारा नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, जो बाद में हम रख देंगे। तो देखिए लिमिटिंग कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, हम करेंगे f cos 60 बराबर, तो ये म्यू एस एन के बराबर, जैसे f cos 60 की वैल्यू फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगी, उसके अगले पल मूव कर जाएगा, तब तक मूव नहीं करेगा। जहां मैक्सिमम मिनिमम शब्दों का प्रयोग हो रहा है ना, समझ जाओ, बस लिमिटिंग लगाना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया बेटा f/2, ये होता है 1/2√3 दिया था, 1/2√3, और n की वैल्यू देखो वहां से, आधे बच्चे n गलत करते हैं, ध्यान रखना, n में गलती नहीं करना, सबसे पहली मिस्टेक वही होती है। तो कैसे भी n बराबर mg मत लेना, जब कंपोनेंट नहीं आएगा तभी n बराबर mg आएगा। तो ये आ रहा है हमारा √3g प्लस √3/2 इंटू f, इसको गुणा कर देते हैं, तो f/2 बराबर, देखो √3 से √3 कट जाएगा, g/2 बचेगा, g/2 बचेगा, ये g ये बटे 2, ये √3 से √3 कट गया, फिर √3 से √3 कट गया, ये /2 और /2 ये 4 हो गया, समझ पा रहे हो क्या। 1/2 में इधर 1/4 घटेगा, तो 1/2 में 1/4 घटाते हैं तो 1/4 बचता है, ठीक, ये g/2 हो जाएगा। तो 4 से इधर गुणा कर देंगे तो ये 2g हो जाएगा, g बराबर 10 है तो 20 न्यूटन आ जाएगा। अब आप देखो ये जेई में भी आया है, नीट मेट AIPMT भी आया है, दोनों में आया है, समझो एकदम सरल। कितने लोगों का सही आंसर आया था, आधे लोगों का आया। चलो बाकी लोग समझ गए, अपनी अपनी गलती समझ में आ गई। कहाँ गलती कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन गलत कर रहे हो क्या बार बार, फिर कैलकुलेशन गलत कर रहे हो क्या, गुणा भाग गलत कर रहे हो, ऐसा ना करो। और देखो सिंपल बात है, मोशन तो x में होगा ना, तो आपको जो हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स है ना f cos 60, उसको लिमिटिंग से बैलेंस करना है बेटा, बस इतनी सी बात है बस। लिख लो अच्छे से, अच्छा सवाल है, ये दोनों सवाल बहुत अच्छे थे, पर आते हैं हमारे एग्जाम में तो करने भी तो पड़ेंगे। आइए बेटा, अब एक हम बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं। कोई बात, अभी है 7 मिनट में चर्चा हो जाएगी। लिख लिया सभी ने, लिख लिया? चलिए बेटा, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम फोर्स। एब्सोल्यूट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए ब्लॉक। किसी ब्लॉक को मूव कराने में सबसे कम फोर्स की आवश्यकता कब पड़ती है, किस प्रकार से फोर्स लगाया जाए। बेटा, सवाल बहुत ही अच्छा सवाल होता है, इसका रिजल्ट, इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, और मैं कम शब्दों में आपको संक्षिप्त में दिखाऊंगा कैसे सवाल बनता है।
बेटा ये m मास की बॉडी होती है और इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है, म्यू एस मान लेते हैं। और आपको ये पूछा जाता है बेटा देखो इस एब्सोल्यूट मिनिमम लिखा, ये मिनिमम है, मिनिमम शॉर्ट में। एब्सोल्यूट समझते हो ना कि उससे कम फोर्स से मोशन ही ना हो। बेटा यहां पूछ रहा है सबसे कम, एब्सोल्यूट मिनिमम। एक बॉडी जमीन पे रखी है, इसको चलाना है बस, और ये कह रहे हैं जैसे मर्जी हो वैसे फोर्स लगा दो, तुम्हारी हेडक है। अब ये नहीं कह रहे कि 60 डिग्री पे लगाओ, 30 पे लगाओ, 40 पे लगाओ, ये कह रहे जैसे मन हो वैसे लगा दो, लेकिन कम से कम फोर्स लगा के चलाओ बॉडी को। उससे कम फोर्स में फिर बॉडी चले ना। तो अभी पहले तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा यार किस दिशा में फोर्स लगाएंगे सबसे कम चले। तो आप ये बात देखते हो कि जब आप बॉडी को किसी एंगल पे पुल करते हो, जब किसी बॉडी को किसी एंगल पे पुल किया जाता है, यहां मैंने एक सवाल आपको कराया, ये इस तरह से किसी एंगल पे पुल करते हो, तो जो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आता है ना, ये देखो नॉर्मल को घटा देता है। देखो ये n प्लस दिस बराबर दिस, और ये उधर जाके माइनस होता है, माइनस। तो जब किसी बॉडी को किसी एंगल पे घसीटा जाता है, तो वो जो फोर्स किसी कोण पे लग रहा होता है, उसका एक कंपोनेंट होता है, वो नॉर्मल को कम करता है। नॉर्मल कम होने से फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो बॉडी को चलाना आसान हो जाता है। बॉडी को चलाना क्या हो जाता है? आसान। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी सही बात भी है कि ये जो है बॉडी को अगर हम किसी थीटा पे पुल करेंगे तो शायद किसी थीटा पे फोर्स सबसे कम आएगा। हमें नहीं पता पहले, हो सकता है थीटा 0 आ जाए, हो सकता है फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाना पड़े। ये एक मैथमेटिकल सवाल है और सबसे आप कह सकते हो बहुत लेंदी क्वेश्चन बनता है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे एग्जाम में आता भी है तो हमें इसका रिजल्ट याद रखना है, पर मैं रिजल्ट डायरेक्ट नहीं बताना चाहता आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अगर इसको चलाना है तो मैं, आप समझिए इस बात को, कभी भी जब ऐसा सवाल आएगा तो वो ये नहीं बताएंगे कि फोर्स किस दिशा में लगाया गया, वो ये कहेंगे बताइए कम से कम फोर्स लगा के बॉडी को चलाना है। तो दो बातें पूछ सकते हैं कि कितना फोर्स होगा और किस दिशा में फोर्स लगाना होगा। तो हमने मान लिया कि माना लेट फोर्स इज अप्लाइड एट थीटा। मान लिया कि हमने फोर्स थीटा एंगल पे लगाया है, मान लिया कि फोर्स हमने थीटा एंगल पे लगाया है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसी थीटा पे लगाएंगे तो कम से कम कितना फोर्स लगाने से बॉडी चल पड़ेगी। फिर बेटा हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को बदल बदल के चेक करेंगे, सबसे छोटा जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इसके हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। बेटा ये नॉर्मल, नीचे की तरफ बेटा mg और फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। तो जहां एफ कॉस थीटा के बेटा कब चलेगा बताओ, जब एफ कॉस थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को जब ओवरकम कर जाएगा तो बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। तो लिमिटिंग कंडीशन में अगर हम बेटा करेंगे तो बताओ क्या करेंगे, एफ कॉस थीटा को किसके बराबर कर देंगे, म्यू एस एन। तो यहां से एफ कॉस थीटा है बेटा। अब नॉर्मल की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे, तो देखो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं, n प्लस एफ साइन थीटा बराबर क्या है बेटा, mg। यहां से बताओ n की वैल्यू क्या आएगी, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो ये बेटा जो नॉर्मल, ये देखो सब पढ़ा चुके हैं इसलिए फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। यहां नॉर्मल की वैल्यू बेटा लिखेंगे mg माइनस एफ साइन थीटा, इसको गुणा कर देंगे तो ये आएगा म्यू एस mg माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा, ये है एफ कॉस थीटा। बेटा इसको इधर ले आएंगे बाईं तरफ f वाले को, तो f कॉमन आ जाएगा, इसमें बचेगा cos थीटा, देखो इसमें f कॉमन आएगा तो म्यू एस साइन थीटा बचेगा, और दाईं तरफ सिर्फ बचेगा म्यू एस mg। मैंने क्या कहा, तुम्हें रिजल्ट याद रखना, तुम बस फ्लो में बातों को समझो, रिजल्ट बस याद रखना, रिजल्ट मत भूलना। तो एफ एस आ गया म्यू एस mg बटे cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी थीटा एंगल पर खींचेंगे, अगर हम किसी थीटा एंगल पे खींचेंगे तो हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा किसी थीटा एंगल पे अगर खींचेंगे। लेकिन सवाल में थीटा दिया थोड़े ना गया है कि किस कोण पे, तुम्हें तो ये कहा है सबसे छोटा फोर्स लगा के चलाना है। तो अब तुम इस बात पे विचार करोगे कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहां बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट यूज होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक बात रटाई थी तुमको, रटाई ये थी
कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, कितनी होती है? अंडर रूट, ये रट लो बेटा, याद होनी चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम और मिनिमम माइनस होती है। बेटा जब भी ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन लिखा होगा तो इसकी अधिकतम वैल्यू ये होती है। मैं इस पे चर्चा क्यों कर रहा हूं बेटा, ऊपर की चीज देखो कांस्टेंट है। अगर आप ऐसे चेक करोगे सर 30 डाल के चेक कर ले, सर 45 डाल के चेक कर दे, तो 41, 42, 39, 28, 29, 27, सब 26 का कैसे चेक करोगे? 0 से लेकर 90 तक इनफाइनाइट कोण होंगे, एक एक डाल के चेक नहीं कर सकते कि सबसे कम कहां आ रहा है। आपको क्या सोचना होगा कि जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट है, जहां डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा बेटा, जहां डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा वहीं पर फोर्स मिनिमम हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू अगर रख दो तो फोर्स के भिन्न में अगर हमारा जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा कर दोगे तो भिन्न सबसे छोटी आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझते होगे। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को अगर हम सबसे बड़ा कर देंगे तो अपने आप फोर्स की वैल्यू सबसे कम आएगी। और डिनोमिनेटर की सबसे बड़ी वैल्यू इस फॉर्मूले से देखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा का गुणांक 1 है और साइन थीटा का गुणांक म्यूएस है, तो यहां से बेटा ये रट्टा मारना है तुमको। एफ की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो है म्यू एस एम जी बटे अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर या म्यू स्क्वायर। ये हमको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, नीट में डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। लेकिन कठिनाई ये है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि सर लगाना कब है इस फॉर्मूले को। तो मैं आपको बता दूं, जब भी बॉडी रखी जाए ग्राउंड पर और बोला जाए कि कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी मूव कर जाए, लेकिन फोर्स की दिशा ना बताई जाए। क्योंकि अगर मैं बता दूंगा कि 37 डिग्री पे लगाना है तो फिर ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आपको कह रहे हैं कि ये आपकी मर्जी है कि आप फोर्स कैसे लगाते हो। क्योंकि अब समझना मेरी बात, ये वाला जो फोर्स, ये वाला क्वेश्चन था बेटा, ये भी हमने ऐसा ही सवाल पूछा था। देखो इसमें लेकिन हमने बताया है कि फोर्स 37 डिग्री पे लगाया। इसमें हम तुमसे एब्सोल्यूट मिनिमम, सबसे छोटा नहीं पूछ रहे हैं, हम तुमसे कह रहे हैं 37 डिग्री पे बता दो कम से कम कितना लगा दें। इस सवाल में क्या अंतर है? इसमें हम तुमसे कह रहे हैं तुम्हारी जो मर्जी हो, जिस कोण पे मर्जी हो उस कोण पे लगा दो, सबसे छोटा फोर्स बताओ किस कोण पे आएगा, ये भी बताओ किस कोण पे आएगा, किस एंगल पे सबसे छोटा फोर्स आएगा। तो मैं तुमको लिखा देता हूं, ये एंगल जो आता है इस पे, जिस एंगल पे ये सबसे छोटा आता है, ये एंगल आता है एट, ये डायरेक्टली लिखा दे रहा हूं, tan थीटा बराबर म्यू एस पे आता है। मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू एस, मतलब जहां tan थीटा की वैल्यू म्यू एस के बराबर होती, उस कोण पे जब फोर्स लगाते हो तो सबसे छोटा फोर्स आता है, और सबसे छोटे फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एम जी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये बेटा सबसे छोटे फोर्स की वैल्यू होती है। मतलब इससे कम फोर्स लगा के बॉडी को मूव कराया ही नहीं जा सकता। आप ऐसे समझ लो, इससे कम फोर्स लगा के बॉडी को मूव नहीं कराया जा सकता। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में अप्लाई करेंगे। वे ये रिजल्ट याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, प्रूविंग आपको नहीं आएगी। और अब हमारी क्लास रक्षाबंधन के बाद होगी, तो सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं एडवांस में। और अभी मैं बैठूंगा आज मैं तो किसी के पर्सनल डाउट्स हैं तो पूछ सकता है।